तो आज हम करेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये क्लास 9th का चैप्टर 2 है। जिसने क्लास 9th के चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख के आओ, उसके बाद ये चैप्टर समझने में और आसानी होगी। तो इसमें बताया गया है इंट्रोडक्शन में 18वीं सदी से पहले फ्रांस में जो सामाजिक परिवर्तन था वो बहुत फैल गया था और ये 3 भागों में बटा हुआ था। तो जैसे कि पहला तो प्रथम स्टेटस और सेकंड द्वितीय, फिर तृतीय, ऐसे भेदभाव होता था लोगों के साथ, ऐसी श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता जो कुलीन वर्ग है और जो चर्च के पादरी हैं उनके नियंत्रण में होती थी और इसी के ऊपर पूरी फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के जो बहुत सारे हिस्से हैं उनमें भी ऐसे ही जो सामाजिक सत्ता है उन पर किसी न किसी का नियंत्रण होता था। फ्रांसीसी क्रांति से हमारे भारत के राजा राम मोहन राय और डेरियोजी और जो टीपू सुल्तान है वो भी इस क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे और जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो यूरोप में भी फैल चुकी थी। लेकिन जो यूरोप के सभी देश थे वो नहीं चाहते थे कि उनके देश में क्रांति हो और समाज में कुछ भी परिवर्तन हो और इस मामले में सभी की राय अलग अलग होती थी। कुछ लोग बदलाव के लिए तैयार थे लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो और समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। रूढ़िवादी कौन से होते हैं? जो कोई भी परिवर्तन नहीं लाना चाहते। और दूसरे होते हैं उदारवादी मतलब परिवर्तन आना चाहिए, समाज का पुनर्गठन होना चाहिए। और आमूल परिवर्तनवादी होते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। और इस समय इन शब्दों का क्या मतलब था और राजनीति की इस धारणा में क्या फर्क थे, कौन कौन सी बातें जो समान थी। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्हें परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। रूसी क्रांति के बाद जो समाजवाद था उसकी प्रधानता बन चुकी थी, वो शक्तिशाली विचार के रूप में उभरा था। हमने ऊपर इनके बारे में देखा था, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। अब हम उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। समाज परिवर्तन के समर्थक का एक समूह उदारवादी, जो समाज में परिवर्तन चाहते थे। उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर और समान जगह मिले, मतलब ये भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, यूरोप के देशों में केवल एक धर्म को ही प्रधानता दी जाती है, अन्य धर्मों का इतना महत्व नहीं है। उदारवादी समूह था वो वंशाधारित शासन की भी आलोचना करता था। वंशाधारित मतलब पिता के बाद पुत्र, फिर उसके पुत्र को शासन देना। सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, मतलब सभी व्यक्ति को अपना अपना अधिकार देना चाहिए और सरकार को किसी के भी अधिकारों का हनन और उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाता। और वो ऐसी सरकार चाहती थी जो सभी कानूनों को माने, कानूनों के अनुसार अपना काम करे, सबके साथ न्याय तो दिलाना चाहती थी सबको, लेकिन वो लोकतंत्रवाद में नहीं मानती थी, मतलब मताधिकार में नहीं मानती थी। वोट देने के अधिकार के पक्ष में वो नहीं थी। वो ऐसा मानती थी कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को मिलना चाहिए, मतलब अमीर लोगों को। हमने उदारवादियों के बारे में तो पढ़ लिया। वो ये तो चाहते थे कि लोगों के साथ न्याय हो, सरकार उन्हें न्याय दिलाए, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार नहीं चाहते थे। तो अब हम पढ़ेंगे रेडिकल के बारे में। जो रेडिकल थे वो कैसी सरकार चाहते थे? वो ऐसी सरकार चाहते थे जो बहुमत के आधार पर बने, मतलब लोगों के समर्थन के द्वारा, चुनाव के द्वारा। ये मताधिकार आंदोलन के ही समर्थक थे। जो रेडिकल थे वो किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ होते थे, मतलब किसी के पास अगर कोई अमीर होगा तो उसे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ थे। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल किसी एक के पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री है, केवल उसी के पास सारी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। रेडिकल और उदारवादियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रूढ़िवादियों के बारे में। जो रूढ़िवादी होते हैं उनकी सोच क्या होती है? उनकी सोच ये होती है कि समाज में कोई भी परिवर्तन जरूरी नहीं है, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद उन्हें लगा कि हाँ, कोई परिवर्तन की ज़रूरत है और वो स्वीकार कर रहे थे बदलाव को। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते उन्हें लगा कि हाँ, समाज में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन अपने अतीत का सम्मान करके अतीत को ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया भी धीमी धीमी हो। हमने रूढ़िवादी, रेडिकल और उदारवादियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम इनके विचारों के बारे में भी देख चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद इनमें अलग अलग विविधता वाले विचारों का काफी टकराव हुआ, मतलब इन तीनों का काफी टकराव होने लगा था। उद्योग, समाज और सामाजिक परिवर्तन, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो दौर था इसमें सामाजिक और आर्थिक बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। नए नए नगर बसने लगे थे और नए नए उद्योग क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का भी काफी विस्तार हुआ था और औद्योगिक क्रांति भी समाप्त हो गई थी।
औरतों को, आदमियों को, बच्चों को, इन सभी को कारखानों में काम के लिए लगा दिया था। और काम के घंटे तो बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन उनकी मजदूरी बहुत ही कम होती थी, उनकी आय बहुत ज़्यादा कम होती थी। और फिर एक और समस्या आ गई थी, जो औद्योगिक वस्तुएं हैं उनमें गिरावट भी आ चुकी थी, कि वस्तु जब कोई खरीद नहीं रहा था तो बेरोजगारी और भी बढ़ गई थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, लेकिन आवास और सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। और जो बहुत सारे उदारवादी थे और जो रेडिकल थे, उनके पास भी काफ़ी संपत्ति थी। बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे, व्यापार या उद्योग व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा भी करते थे। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेपे मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजा के खिलाफ ही साजिश रच दी थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते भी थे। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोप में समाजवाद का आना। 20वीं सदी में यूरोप में समाजवाद की भावना ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। समाजवाद में मतलब सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलना होता था। समाजवादी लोग निजी संपत्ति का विरोध करते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्या की जड़ है। मतलब इससे सभी लोग अपने अपने बारे में सोचने लगेंगे, अपनी संपत्ति के बारे में सोचने लगेंगे और दूसरों के बारे में ध्यान नहीं देंगे। समाजवाद इन सभी का विरोध करता था। संपत्तिधारी लोग केवल सिर्फ अपने ही फायदे से मतलब रखते हैं, उन्हें गरीब लोगों से कोई भी मतलब नहीं होता। वो चाहते तो उनकी समस्या दूर भी कर सकते थे। इसीलिए उनका मानना था कि संपत्ति केवल एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज के नियंत्रण में हो। इसे सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है, और इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाए थे। कुछ समाजवादियों को कॉरपोरेटिव यानी सामूहिक उद्यमों के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में नया समन्वय यानी न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना करने का प्रयास किया। कुछ समाजवादियों का मानना था कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से सामूहिक खेत नहीं बन पाएंगे। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक भूमि को बढ़ावा दे, जिससे आपस में तालमेल भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई बकांग चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। मतलब कोई प्राइवेट जो फैक्ट्रीज़ है उनकी जगह सामूहिक फैक्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे। कॉरपोरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के द्वारा काम के हिसाब से आपस में बांट लिया जाता था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इन दिशाओं में कई तर्क पेश किए। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। उनका ये भी मानना था कि जो पूंजीपतियों का मुनाफा है वो मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। और उनका ये भी मानना था जब तक जो पूंजीपति है वो अपने मुनाफे को संचय करते जाएंगे, मतलब इकट्ठा करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा, क्योंकि वे मजदूरों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, केवल धन इकट्ठा करने के पीछे पड़े हैं। और वो चाहते थे कि अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूर खुद पूंजीवादियों को उखाड़कर फेंक देंगे। उनका मानना था कि पूंजीवादी शोषण से मुक्ति पाने के लिए उन्हें एक अन्य भिन्न समाज बनाना पड़ेगा और सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी सामुदायिक नियंत्रण होगा। उन्होंने भविष्य के इन समाजों को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी होती है ना आजकल, वो इन्हीं से प्रेरित होती है। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवादियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थन। देखो 1870 के दशक तक आते आते समाजवादी जो विचार है वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। लोगों ने मतलब संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बनाई थी। इंग्लैंड और जो जर्मनी के मजदूर थे उन्होंने अपनी जीवन और कार्य जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपने सदस्यों तक मदद पहुंचाने के लिए कोष भी स्थापित किए, मतलब बैंक्स।
और अपने घंटों को कम करने के लिए, मतलब काम के घंटों को, और मताधिकार के लिए आवाज़ उठानी भी शुरू कर दी थी। जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उन्होंने संगठन भी बनाए और अपने गहरे रिश्ते भी स्थापित किए थे। संसदीय चुनाव में उन्होंने उस पार्टी की मदद भी की थी। 1905 तक तो ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक सरकार भी बना ली थी, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसे ही एक सरकार का गठन हुआ था, मतलब पार्टी का गठन हुआ था। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार नहीं बना पाया था। राजनीति में उन्होंने प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका भी निभाई थी, मगर सरकार में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा रहा था। इनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ से हमारे एक और टॉपिक स्टार्ट होता है, रूस में क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सबसे इम्पोर्टेंट रही थी रूस की क्रांति, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूरोप में सबसे पिछड़ा औद्योगिक देश था रूस। 1914 की अक्टूबर की क्रांति के जरिए फ्रांस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना को ही अक्टूबर क्रांति कहा गया। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस की सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। रूस साम्राज्य 1914 में रूस में उसके पूरे साम्राज्य पर जॉर्ज निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस कुछ हिस्से रूस साम्राज्य के अंग थे। मतलब आज ये अलग अलग देश बने हैं, लेकिन पहले ये रूसी साम्राज्य के ही अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आज के मध्य एशियाई राज्य के साथ साथ जॉर्जिया, अर्मानिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीन ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे। क्रिश्चियन धर्म के लोग ज़्यादा थे और कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बुद्ध भी शामिल थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था और समाज। देखो 20वीं सदी की शुरुआत तक तो जो रूस की आबादी थी वो कृषि पर ही निर्भर रहती थी। 85% जो लोग थे वो कृषि ही करते थे। ये मतलब यूरोपीय इलाकों में सबसे ज़्यादा संख्या थी। मतलब जो अन्य यूरोपीय देश थे उनमें केवल 50 से और 40% तक ही खेती करते थे, इससे ज़्यादा खेती नहीं करते थे। लेकिन जो रूस था उसमें खेती ज़्यादा करते थे, उद्योग कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। 1890 के दशक में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ और साथ ही कारखानों का भी विस्तार हुआ। विदेशी निवेश भी तेजी से फैल चुका था। रूस का कोयला और स्टील उत्पादन बहुत ज़्यादा फैल चुका था। सन 1900 तक तो जो कुछ कारखाने थे और कारखाना मजदूर थे उनकी संख्या बराबर हो चुकी थी। मतलब इतने कारखानों में वृद्धि हो चुकी थी। ज्यादातर कारखाने निजी संपत्ति होते थे। मजदूर भी सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे। कुछ तो गांव के थे लेकिन कुछ शहरों में बसे हुए थे। 1914 तक महिलाएं भी फैक्ट्रियों में काम करती थी, लेकिन उनका वेतन बहुत ज्यादा कम होता था पुरुषों के मुकाबले। पुरुषों को तो ज्यादा वेतन दिया जाता था। मजदूरों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाए थे। यदि किसी मजदूर को अपने मालिक से कोई शिकायत होती थी तो सभी लोग एक साथ मिलकर हड़तालें करते थे। 1896 के बीच कपड़े उद्योग में और 1902 में जो धातु उद्योग है उसमें बड़ी बड़ी हड़तालें भी हो रही थी। खेती तो किसान ही करते थे, लेकिन जिस जमीन पर खेती करते थे वो राजशाही और सामंतों की होती थी। किसान भी बटे हुए थे और जो इन्हें जो जमीन मिली हुई थी वो लोकप्रियता की वजह से नहीं मिली थी, वो सेवा के बदले में मिली हुई थी। मगर मतलब अगर ये किसी राजा का कोई भी काम कर देते थे तो राजा इन्हें भूमि दान देता था। रूस में समाजवाद 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, लेकिन जो समाजवादी थे उन्होंने 1858 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स के नाम पर एक पार्टी बनाई थी। इसी पार्टी ने एक अखबार भी निकाला था जो सभी मजदूरों को संगठित करती थी। मतलब उसमें मजदूरों की हड़ताल कब है, कैसे है, इनके बारे में बताया जाता था। समाजवादियों को लगता था कि जो रूसी किसान थे वो कैसे समय समय पर अपनी जमीनों को बांट देते थे। मतलब वो समाजवादी भावना वाले लोग थे। तो उनका ये भी मानना था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही इस क्रांति का मुख्य शक्ति बनेंगे। रूस सबसे जल्दी समाजवादी देश बन गया था। 1900 में उन्होंने सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन भी किया था।
जो लेनिन थे वो सोचते थे कि जो पार्टी है वो अनुशासित होनी चाहिए और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो नियंत्रण होनी चाहिए। उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, मांगे की सामंतों के द्वारा जो कब्जे में की गई जमीन थी उसे किसानों को सौंपा जाए, इसके लिए कई कार्य भी किए थे। लेनिन का मानना था कि जो किसान है वो एकजुट नहीं है, वो बटे हुए हैं, कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ किसान मजदूरी करते हैं, कुछ किसान पूंजीपति थे, कुछ नौकरों से खेती करवाते थे। इन्हीं विभेदों के चलते जो समाजवादी थे वो आंदोलन का हिस्सा ही नहीं बन पाए। लेकिन जो दूसरे खेमे के जो लोग थे वो मानते थे कि पार्टी में सभी को आने के लिए सदस्यता दी जाए। जो रूस था उसमें राजशाही का शासन था और वो जो राजा था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, मतलब उनके प्रति जवाबदेही नहीं था। उदारवादियों ने इसे खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिमें भी चलाई थी। 1905 में संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी जो क्रांतिकारी थे उनको साथ लेकर किसान और मजदूरों के बीच काफी काम भी किए थे। किसने? उदारवादियों ने। राष्ट्रवादियों और जदियों, मतलब जहाँ पर मुसलमान लोग अधिक रहते थे उन्हें वहाँ पर भी ज्यादा समर्थन मिला था। मजदूरों के लिए 1904 का जो काल था वो बहुत बुरा था। उनके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी और उनका वेतन था, मतलब सैलरी थी, वो 20% घट गई थी। 1904 में एक असेंबली बनाई थी, उसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। इसके 4 सदस्यों को अपनी नौकरी से हटा दिया गया था। मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से भी अधिक मजदूर काम के घंटे कम करने के लिए, वेतन में वृद्धि के लिए और कार्यस्थिति में सुधार के लिए हड़तालों पर चले गए। और जब उन कारीगरों का समूह जुलूस वेंटर पैलेस के बाहर पहुंचा, जहां पर राजा रहता था, मतलब राजा का महल, वहां पर पहुंचा तो जो पुलिस थे उन्होंने जो मजदूर थे उन पर हमला बोल दिया और इससे 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और उसी वार को खूनी रविवार भी बोला जाता है। 1905 की जो क्रांति हुई थी वो यहीं से शुरू हो चुकी थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी थी। जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था। विश्वविद्यालय बंद हो गए थे। वकील, डॉक्टर और इंजीनियरों ने संविधान सभा की गठन के लिए मांग की थी और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। इसी दौरान जो जार था उसने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन की अपनी सहमति दे दी थी, मतलब उन्होंने संसद बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। जो फैक्ट्रियां थी उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया था। जो राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर भारी पाबंदी लगा दी थी। जार ने ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही पुनर्निर्वाचित, दूसरी ड्यूमा को 6 महीने भीतर ही बर्खास्त कर दिया था, मतलब 2 ड्यूमा बनाए थे, दोनों को ही बर्खास्त कर दिया था। जार किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं चाहते थे और उन्होंने एक तीसरा ड्यूमा बनाया जिसमें रूढ़िवादी नेताओं को भर डाला। इससे उदारवादी और जो क्रांतिकारी थे उनको बाहर निकाल दिया। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध छिड़ गया, मतलब वर्ल्ड वॉर। एक तरफ तो था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की और दूसरी तरफ था फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। इनके पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर तक भी फैल गया था, मतलब देखो जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया था तो ये इंडिया भी था, वो भी इस युद्ध में शामिल हो गया था ब्रिटेन की तरफ से। शुरू में तो जो रूसी थे उन्होंने काफी समर्थन किया था, लेकिन जब ये युद्ध ज्यादा लंबा चला तो अन्य लोग भी इससे ज्यादा तंग आने लगे थे। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेत्रोर्ग रख दिया था क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम था वो जर्मनी था। जारीना, मतलब जो जार था उसकी पत्नी महारानी जारीना अलेक्जेंड्रा का जर्मन मूल का होना, क्योंकि जो अलेक्जेंड्रा थी वो जर्मन की थी। घटिया सलाहकार, खास तौर पर रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया था और लोगों का इसके प्रति भी अलोकप्रिय होना, मतलब लोगों का मानना था कि जारीना का और इसका कोई संबंध है। जो पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई थी वो एक दूसरे से भिन्न थी, मतलब जो पश्चिम की सेना थी वो खाइयों से लड़ रही थी, खाइयों में रहकर लड़ रही थी और जो पूर्व की जो सेना थी उसने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारी सैनिकों की मौत हो गई थी। 1914 से 1916 के बीच में जो रूसी सैनिक थे उन्हें बाहरी पराजय झेलनी पड़ी थी। 70 लाख लोग मारे गए थे और जो भी चीज़ रास्ते में आ रही थी जैसे फसलें और इमारतें, दोनों को नष्ट किया जा रहा था। उसमें 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए थे। इन हालातों में सरकार और जार दोनों अलोकप्रिय बन गई थी। जो सिपाही थे वो भी युद्ध से तंग आ चुके थे। युद्ध से उद्योगों पर भी असर पड़ा था।
देखो, यूरोप में वैसे भी उद्योग कम थे और बाहर से आपूर्ति भी बंद हो गई थी। जहाँ से रूस के लिए सामान आते थे वो रास्ता जर्मनी ने कब्जा लिया था। रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा जल्दी से बेकार हो गए थे, रेलवे लाइनें भी टूटने लगी थी और अच्छी सेहत वाले जो मर्द थे उन्हें युद्ध में झोंका गया था। दुनिया भर में मजदूरों की भी कमी हो गई थी, वर्कशॉप भी ठप हो गई थी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों के पास भेजा जाने लगा और शहर में रोटी और आटे की भी किल्लत पड़ गई थी। रूस 1917 में इस युद्ध से बाहर आ गया था। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अंडरलाइन करके समझा दी गई है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो एनसीईआरटी के हिसाब से जिनके पीछे ऐसे अंडरलाइन किया गया हो उनके हिसाब से नोट्स बना सकते हो। बाकी का चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये वीडियो यूपीएससी और पीसीएस जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी होने वाली है।